नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी का, इस चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं, उनकी तैयारी यूपीएससी के लिए अनअकैडमी कराता है। और यहाँ पे रोजाना 1 बजे 1 PM पे क्लास होती है इंडियन पॉलिटी की। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में मेरा एक्सपीरियंस है वगैरह, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। और आपको अगर कुछ मुझसे पूछना हो, कुछ बात भी करनी हो, तो आप इस चैनल पे मुझसे मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं। इसलिए लिंक से चले जाएं, या आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करें अनअकैडमी स्वदीप कुमार, तो वो भी आपको मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल। वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स में मिलेंगे आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे, 100 से भी ज्यादा, जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे, आपकी तैयारियों में आपकी हर कदम पे मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे हमेशा शुरू होते हैं। 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है यहाँ पे, एक प्लस है, एक आइकॉनिक है। प्लस जो है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है अनअकैडमी का। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज और ऐसे वगैरह की क्लासेज होती हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिलेगा। इसका जो 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो प्लान है, 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, और फीस होगी आपकी 44,550 रुपए। वही अगर आप 24 महीने का लेते हैं, अगर 2 साल का प्लान ले लेते हैं 2 ईयर का, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। वही अगर 36 महीने यानी 3 साल का प्लान लेते हैं, 90,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 81,000 रुपए। अगला है आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये सारी प्लस कोर्स वाली तो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान रखेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी, पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका जो 12 महीने का यानी कि 1 ईयर का आइकॉनिक का प्लान है 69,500। यहाँ पर भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फीस में 10% डिस्काउंट, 62,550। वहीं अगर 24 महीने का ले लेते हैं यानी 2 ईयर का प्लान, 1,07,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 96,300 रुपए। और 36 महीने का यानी 3 साल का, 1,41,000, और डिस्काउंट के बाद 1,26,900। तो जब भी एडमिशन ले, कोड इस्तेमाल करना जरूर, मतलब बिल्कुल ना भूलें। आपको यहाँ पे फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल के लिए आप क्या करेंगे, 12 महीने का अगर 1 साल का ऑप्शनल लेते हैं तो फीस है 27,500 रुपए। यहाँ पे आप सभी ऑप्शनल की पढ़ाई होती है। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पे भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा 24,750 रुपए में। 2 साल के लिए अगर आप ऑप्शनल लेते हैं 2 ईयर के लिए, तो ये आपका 40,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। और 36 महीने के लिए लेते हैं 3 साल के लिए तो 50,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए। तो ये सारे प्लान, ये सारी चीजें। आप लोगों को अकेडमिक कॉम्बैट के बारे में पता ही है, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि एमसीक्यू है, टेस्ट सीरीज है, जो ऑनलाइन आप दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। की इसमें आपकी रैंकिंग होगी, बहुत ही बेहतरीन है। और ये आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री है। करना क्या है, आपको अनअकैडमी के ऐप पे जाना है। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे उन्हें पता है, जो नए लोग हैं उनके लिए ऐप पे जाएंगे, और ऐप पे सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का। इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट, और वहीं पे कॉम्बैट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहां पे कोड मांगेगा। कोड में आप जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEE डाल देंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो भी फ्री में। आपको इस टेस्ट के लिए कोई फीस नहीं देना।
इसका पहला टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर को, अगला होगा 20 दिसंबर को। ठीक है, समय है सुबह 11 बजे। हर 14 दिन पे टेस्ट होगा, अल्टरनेटिव संडेज को। 6 को संडे था, फिर उसके अगले संडे को नहीं हुआ, फिर अल्टरनेटिव यानी 14 दिन बाद, फिर 20 तारीख को होगा सुबह 11 बजे। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करेंगे आप लोग। और ये जो टेस्ट होगा 45 मिनट का होगा। इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 13 टेस्ट होंगे। 13 टेस्ट मतलब एक तो हो चुका आपका कब, 6 दिसंबर को 11 बजे। सेकेंड होगा आपका 20 दिसंबर को 11 बजे। तो जरूर ज्वाइन करेंगे। हर अल्टरनेटिव संडे को होगा, जरूर ध्यान में रखेंगे। 6 सेक्शन को पूछे जाएंगे और सबको मिला के आपकी जैसे यूपीएससी की स्कोरिंग होती है प्रीलिम्स की, वैसे स्कोरिंग होगी। इस जब पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें जो फर्स्ट रैंक पे स्टूडेंट आएगा उसको यहाँ से मिलेंगे एप्पल मैकबुक एयर। सेकेंड रैंक वाले स्टूडेंट को यहाँ से मिलेगा एप्पल आईपैड मिनी। थर्ड रैंक वाले को एप्पल का एयरपॉड्स। और टॉप 100 जो रैंकर्स होंगे उनको 1000 रुपए का अमेजन का वाउचर भी मिलेगा, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं 1000 रुपए का अमेजन से जाके। इनाम तो मिलेगा ही, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को, जानने को, पूरा फिल्म जैसा माहौल, सब कुछ, रैंकिंग उसी तरीके से सब कुछ मिलेंगी। बस फर्क इतना है कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल फ्री में है। और फ्री के पहले इतने सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस, 700-800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया है। ठीक, और आप लोगों को पता है कि यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अब 6 महीने बचे हैं। तो इसके लिए अनअकैडमी एक प्लान शुरू कर रहा है, एक 6 महीने का जीएस का बैच जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए बाइलिंगुअल है। ये 15 तारीख से शुरू, ठीक, ये हो चुका है। और इसमें कंप्लीट जीएस का सिलेबस कराया जाएगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, लाइव क्लासेज होंगे 500 घंटे के, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर शेड्यूल, डाउट से क्लियरिंग सेशन, इंडिया टॉप एडुकेटर्स, यहाँ पे सारे कुछ होंगे। और एक यहाँ पे 6 महीने का जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का है 14 दिसंबर, बाइलिंगुअल, मिशन बाइलिंगुअल, लक्ष्य 2021 हिंदी और इंग्लिश, ऐसे करके ये सारे बैच। और ये 2022 के लिए फाउंडेशन, 2023 के लिए फाउंडेशन, इस तरीके से चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस यहाँ पे हम लोग रोजाना पढ़ते हैं 1 बजे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्री कम मेंस, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स एफआर के बारे में, फंडामेंटल राइट एफआर। ठीक है, तो एफआर लंबा टॉपिक है, तो 3 से 4-5 दिन इसकी क्लासेज होंगी, आराम से पढ़ेंगे। तो आज बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं एफआर के बारे में, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। देखते हुए चलिए, पढ़ते हुए क्या कह रहा है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, परिचय, एफआर के बारे में परिचय देखिए क्या है हमारे मौलिक अधिकार, क्या कह रहा है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर जानिए, फिर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे भारतीय संविधान का। और ये लंबा टॉपिक है, तो कम से कम 4-5 दिन इसकी क्लास चलेगी। ठीक है, देखिए, भारत का संविधान अपने भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक विभिन्न मौलिक अधिकारों को संयोजित किया है। जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में उल्लिखित है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। और यही अनुच्छेद 12 से जो 35 तक हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ है, वही हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक, और संविधान के निर्माण के समय इन अधिकारों को हमारे पूर्वजों ने अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया था। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब संविधान गठन हो रहा था, तो उस समय जिन्होंने, हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने इनको बनाया हमारे संविधानों को, ये जो मूल अधिकार इसमें लिया गया, ठीक है, इसमें अमेरिका के संविधान से भी प्रेरणा लेकर के बनाया गया। आगे देखिए, अधिकार कौन कौन से हैं, क्या कह रहा है, ये देखिए। जैसे पहला है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दूसरा है संवैधानिक अधिकार, हाँ, हमारे जो भारत के संविधान में वर्णित है। अगला है संवैधानिक कानूनी अधिकार, जो संसद या विधानमंडल द्वारा अधिकार दिए गए हैं, उसको कहा जाता है संवैधानिक या कानूनी अधिकार। और अगला है मानव अधिकार। मानव अधिकार यानी कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जो मानव होने के कारण अधिकार प्राप्त है, उनको मानव अधिकार कहा जाता है। तो ये हमारे अधिकार हैं जो हमको मिले हैं,
मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक या कानूनी अधिकार या मानव अधिकार, ये 4 अधिकार। ठीक है, तो आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आगे देखिए, परिभाषा क्या है इसकी, इसकी पहले परिभाषा देखिए क्या कह रहा है। परिभाषा मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है तथा न्यायालयों को यह शक्ति है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को शून्य घोषित करें। ठीक है, मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है या भारत में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देश के व्यक्ति को जो मिलता है, तो हम भारत की पढ़ना है, तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है, वो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है जो न्यायालय लागू करता है, और न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन हो रहा है, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान में जो लिखित है, अगर वो किसी तरीके से कोई कानून उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वो उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है हमारा न्यायालय। ये हमारे मौलिक अधिकार का आप चार्ट देख सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक, ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। अभी हम लोग आगे डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। आज मौलिक अधिकार का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो उपरोक्त परिभाषा दी गई है, क्या लिखा है कि उपरोक्त परिभाषा को साधारण रूप में हम इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। कैसे? कि किसी भी समुदाय के विकास के लिए उसे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा व शोषण के विरुद्ध इत्यादि के लिए अधिकार चाहिए ही चाहिए तथा इसकी रक्षा के लिए एक संरक्षक भी चाहिए। ठीक है, यानी कानून। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें, अतः मौलिक अधिकार जो है, क्या कह रहा है, अतः मौलिक अधिकार एक कवच है, तो न्यायालय इस कवच का संरक्षक है कि किसी भी कीमत पे न्यायालय व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने देता। आगे भी पढ़ेंगे तो और आएगा। और उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 13 का खंड 2 इस प्रकार कहता है, क्या, कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो क्या कहता है इस पे मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में, कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या समाप्त करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ये सारे चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली ये प्रीमियर क्लास चल रहा है, लाइव अभी कुछ दिनों बाद चलेगा। अभी अनअकैडमी में कुछ लाइव के रिचुअल्स को लेकर टेक्निकल इशू चल रहा है। ठीक है, कॉपीराइट को लेकर के कोई इशू है तो वो चल रहा है, तो अभी ये प्रीमियर ही चलेगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी स्वदीप कुमार, आप इस चैनल पे मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अपने क्लास का पीडीएफ लिंक सब यहीं पे मैं शेयर करता हूं। आप यहाँ पे मैसेज के द्वारा मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। आगे आइए, और क्या कह रहा है इसमें, और क्या कह रहा है कि इसके अलावा एक गहन अध्ययनकर्ता ने भी मौलिक अधिकार के पक्ष में निम्नलिखित कथन पेश किया है। क्या कथन है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में मूल अधिकारों ने एक नई समानता का सृजन किया है भारत में, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में सहायता की है, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिकार संबंधी वादों की संख्या को देखने से अधिकारों के मूल्य का भास भी होता है। अपने अधिकार के लिए जो भी अधिकार नहीं मिलते तो हम न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्लान। आगे देखिए, और क्या कह रहा है, परमाधिकार रीटों के बार बार उपयोग से यह पता चलता है कि, जब हम लोग रीट के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे कि होता क्या है, कि जनता ने उन्हें भली भांति स्वीकार किया है और संविधान में उल्लिखित अधिकारों को सम्मिलित करने के विरुद्ध जो पारंपरिक तर्क दिए जाते हैं भारत में सही नहीं सिद्ध हुए हैं। वस्तुतः इस मामले में इसका उल्टा ही है, ये सब कुछ सही सिद्ध हुआ है। आगे देखिए, और क्या कह रहा है,
कि प्रत्येक लोकतंत्र, आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक है, सुनते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कल से जो टॉपिक शुरू होगा एक एक पॉइंट टॉपिक वाइज, जब कि क्या हमारे मौलिक अधिकार है, क्या आज भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी अभी आगे, वो भी हम लोग देखेंगे, और आगे कल से तो फिर इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा। कि प्रत्येक लोकतंत्र राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों को विकास के अधिक से अधिक अवसर भी प्रदान करता है। जहां पर भी लोकतंत्र होता है वो अपने नागरिकों के भी विकास में, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे अवसर प्रदान करता है। प्राय सभी लोकतंत्र इसी प्रयोजन के लिए मौलिक अधिकारों की एक सूची अपने संविधान द्वारा प्रत्याभूत करके उन्हें कार्यपालिका तथा विधानमंडल के अतिक्रमण से सुरक्षित भी रखते हैं। और क्या कह रहा है? अधिकार वस्तुतः वे दावे होते हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अधिकारों के बारे में, और समाज के अभिन्न अंग के रूप में व्यक्ति केवल अधिकारों के माध्यम से अपने अस्तित्व के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, और नागरिकों के अधिकार उनके अच्छे जीवन के लिए भी आवश्यक है। ये सारी चीजें। और क्या कह रहा है? कि वे उन बाह्य स्थितियों का निर्माण करते हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अपरिहार्य है, और वस्तुतः अधिकार मानव व्यक्तित्व के विकास की अनिवार्य शर्त है। और मौलिक अधिकार अहस्तांतरीय नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है जो स्वतंत्र समाज में व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार मानव को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम भूमि एवं जलवायु भी उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए, सिद्धांततः मौलिक अधिकार का अर्थ है परिसीमित प्रशासन, और परिसीमित प्रशासन का उद्देश्य है कार्यपालिका और विधानमंडल की स्वतंत्रता अथवा सम्मिलित रूप में तानाशाही की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है ना, कि हमारे कार्यपालिका और विधानमंडल तानाशाही नहीं कर सकते। और जिन संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है होती, वह बहुत जल्दी तानाशाही के साधन बन जाते हैं। अतः मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत यह है कि राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जाए। क्या कह रहा है? कहता वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधारों पर मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या? मौलिक अधिकार के आधार तत्व क्या क्या हैं, ये देखिए। कि व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए अधिकार बहुत आवश्यक है, ठीक है, और इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और क्या क्या आधार तत्व है? कारण यह है कि उन्हें देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है नागरिक को, और साधारणतया संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर हैं। और क्या कह रहा है? कि मौलिक अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा बहुमत दल द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। और मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठा सकती है। मौलिक अधिकार की प्रेरणाएं क्या है? कहां कहां से मौलिक अधिकार शामिल किया गया, ये देखिए। 1215 के मैग्ना कार्टा, 1628 के पिटिशन ऑफ इंडिया, 1689 का बिल ऑफ राइट्स और 1776 के अमेरिकी घोषणा पत्र से, यही प्रेरणा है हमारे मौलिक अधिकार के, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि और कहां से? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नागरिक घोषणा पत्र से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े 1928 को नेहरू समिति घोषणा पत्र,
कांग्रेस अधिवेशन 1931 का कराची घोषणा पत्र और 1948 का संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र। ये सब प्रेरणाएं हैं हमारे मौलिक अधिकार के। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है हमारे फंडामेंटल राइट्स का? क्या है उद्देश्य? कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करते हुए किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को अस्वीकार करना है। इसे न्यायालय द्वारा न्याय योग्य भी बनाया गया है। ठीक है। और किसी प्रकार के भेदभाव एवं अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत प्रावधानों को स्थापित करते हुए संविधान में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण जैसी संकल्पना को भी स्वीकार किया गया है। यानी विधि के समान आपको समानता का अधिकार और उसी के समान उसके संरक्षण का भी अधिकार कानून के तहत हर व्यक्ति को दिया गया है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे, आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब टॉपिक समानता के अधिकार पे आएंगे कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण क्या है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, बच्चे, महिलाओं के पक्ष में रचनात्मक भेदभाव के सिद्धांत को इसमें मान्यता दी गई है। और व्यक्ति स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के साथ ही अभियुक्तों एवं सजा में पाए गए लोगों के अधिकार की भी इसमें व्यवस्था है। और क्या कह रहा है, श्रमिकों, बच्चों एवं महिलाओं के शोषण के विरुद्ध इसमें प्रावधान भी है। और क्या क्या उद्देश्य हमारे मौलिक अधिकार के? क्या कह रहा, आस्था, प्रार्थना, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की भी स्वतंत्रता के साथ ही अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण और उन्हें शैक्षिक संस्थाएं खोलने का भी अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार में हमारे किसी धर्म पे, प्रार्थना पे, किसी भी धार्मिक मामलों पे कोई भी रोक टोक नहीं है। और जो माइनॉरिटीज है हमारे यहाँ, जो भी अल्पसंख्यक है, उनको उनकी भाषा का एवं उनके संस्कृति का भी संरक्षण और उनको उनकी शैक्षणिक संस्थाएं भी खोलने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ ही मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए नागरिकों, व्यक्तियों को न्यायालय में जाने का भी अधिकार दिया गया है अपने हक के लिए। ठीक, हम अपने मौलिक अधिकार के लिए। आगे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं क्या है, ये देखिए। यद्यपि मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उससे संबंध व्यवस्था के संबंध में वैसे ही नहीं है कि जैसा लिया गया था वह वैसा नहीं है, और जैसे कि अन्य संविधानों के वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जरूरत के अनुसार सारे चेंजेज हुए हैं। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से है। क्या है, देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं क्या है? क्या है विशेषताएं? विस्तृत अधिकार पत्र क्या कह रहा है, ये देखिए कि भारतीय संविधान का तृतीय भाग, जिसमें मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। और मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान के कुल 23 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 30 और 32 से 35 हैं, और इनमें से कुछ अनुच्छेद तो साधारण रूप से लंबे भी हैं। ठीक है, तो ध्यान से रखेंगे। और क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 के मौलिक रूप में 450 शब्द थे, और अब तक हुए संशोधनों में इसके आधार में भी वृद्धि हो गई है। और अधिकार पत्र के इतने अधिक व्यापक होने का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि अधिकार के साथ प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार है स्वतंत्रता का तो आप किसी का जाके मर्डर कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रतिबंध भी है, जीने का स्वतंत्रता, हर चीज का है आपको स्वतंत्रता, लेकिन उसके लिए कुछ नियम भी है। और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयोग से ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गया है। ठीक है, उसके लिए प्रतिबंध वगैरह सारी चीजें की गई है। व्यवहारिकता के आधार पर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो है वो कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। बिल्कुल वास्तविकता पे है, ठीक है, और सभी समाज के लिए। उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष हितों की रक्षा का भी प्रबंध किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। आगे देखिए कि मौलिक अधिकार सीमित हैं
लेकिन निरंकुश नहीं है। ये देखिए कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं वरन संविधान द्वारा उन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। और इस संबंध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अंतर यह है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति के सिद्धांत पर के आधार पर राज्य को समान हित में मौलिक अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति भी दी है। भारत और अमेरिका में यही अंतर है। इस प्रकार अंतिम रूप में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई अंतर नहीं है। और भारतीय संविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, अमेरिकी संविधान द्वारा वह अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। ठीक है ना? आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें। प्राकृतिक व अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां पे क्या कह रहा है ये देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, मूल अधिकार से संबंधित। और इस संबंध में अमेरिकी संविधान की स्थिति इससे भिन्न है। क्या कह रहा है कि अमेरिकी संविधान में के 9वें संशोधन में उल्लेख है कि संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित अथवा अमान्य होंगे। और इसके आधार पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में यह शक्ति प्राप्त कर ली है कि संविधान में वर्णित अधिकारों के अलावा भी मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को लागू किया जा सकता है। और भारतीय संविधान में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्रवाई नहीं कर सकता है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा की क्या व्यवस्था है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं है, कि केवल कागज पे उल्लेख है ऐसा नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न होने पाए। हमारे भारतीय संविधान ने न्यायालयों को कहा है। और संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हो। आगे देखिए कि संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भी है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं ये आप देख लीजिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित। पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी क्या क्या कहता है इसमें, यदि किसी भी, ये सब इंपॉर्टेंट है ध्यान से पकड़िएगा, यदि किसी भी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक होता है तो प्रश्न उठता है क्या उस पूरे अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाए या केवल उसके उसी भाग को अवैध घोषित किया जाए जो संविधान उपबंधों से असंगत है। पृथक्करणीयता के सिद्धांत में क्या कह रहा है कि ऐसा सिद्धांत कि ऐसा कोई भी अधिनियम का कोई भी बात जो संवैधानिक उठता है कि ऐसा कोई अधिनियम की जो जिसमें प्रश्न अगर उठता है क्या उसको शून्य घोषित कर दिया जाए पूरे अधिनियम को या केवल उस अधिनियम के उसी भाग को अवैध घोषित किया जाए जितने में वो चीजें लिखी गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पृथक्करणीयता के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय अर्थात अधिनियम के मौलिक उद्देश्य को समाप्त किए बिना अगर अलग किया जा सकता है तो केवल मौलिक अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अगला है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कह रहा है कि आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 पर आधारित है। क्या कहता है अनुच्छेद 13 का 13(1)
इसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वे मौलिक अधिकारों से असंगत है, तब तक ना। आगे देखिए और क्या सिद्धांत है। और ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मित प्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, और वे केवल मौलिक अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुसुप्तावस्था में रहते हैं। अधित्याग का सिद्धांत क्या कह रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता, और मौलिक अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं वरन लोक नीति आधार पर जनसाधारण के हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। अतः अधित्याग का सिद्धांत उन अधिकारों पर लागू नहीं होता है। क्या कह रहा है कि भूतलक्षी नहीं है, नॉन रेट्रोस्पेक्टिव। अनुच्छेद 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। संविधान पूर्व विधियां प्रारंभ से ही अवैध नहीं होती। मौलिक अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के पश्चात ही अवैध होंगी। और यदि किसी व्यक्ति ने संविधान लागू होने के पहले कोई ऐसा काम किया है जो उस समय प्रवृत्त की किसी विधि के अनुसार अपराध, तो वह संविधान लागू होने पर नहीं कह सकता कि उसे अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संविधान ऐसे दंड को वर्जित करता है। और संक्षेप में मौलिक अधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, बल्कि इसका भावी प्रभाव है। दोहरा जोखिम संबंधी सिद्धांत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपर्डी। अनुच्छेद 20 के खंड 2 में दोहरा जोखिम का सिद्धांत समाविष्ट है, मतलब शामिल है, क्योंकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अपयोजित दंड नहीं दिया जाएगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, और यह किसी व्यक्ति को उस कार्रवाइयों से मुक्ति प्रदान नहीं करता जो न्यायालय के समक्ष नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 मर्डर किया, ठीक है, 2 बार मर्डर किया या 5 बार मर्डर किया, तो एक ही सजा होगा कि उसको फांसी की या जो भी होगी, उसको 2 बार फांसी पे तो नहीं लटकाया जाएगा, या जो भी सजा मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए। अतः न्यायालय द्वारा अभियोजित और दोष सिद्ध सरकारी कर्मचारी को उसी अपराध के लिए विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत भी दंडित किया जा सकता है, और इस प्रकार विभागीय रूप से दंडित व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग भी चलाया जाएगा। ठीक है, जो सरकारी है। और मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, ये आप पढ़ लीजिए। क्या है हमारे मूल अधिकारों की विशेषताएं? मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। क्या? उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपबंध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपबंध है, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोग, कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां हो। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो तो कुछ तो हमारे नागरिकों के लिए है, और कुछ सभी व्यक्तियों के लिए है जो भारत के नागरिक नहीं है, विदेशी लोग हैं या कानूनी व्यक्ति हैं या जो है उनके लिए। ठीक है, परिषद इन सबों के लिए। आगे देखिए और क्या ये विशेषताएं हमारे मौलिक अधिकार की क्या क्या? ये असीमित नहीं है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं असीमित नहीं है, वाद्य योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। ठीक है, और इस तरह के ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच में संतुलन कायम करते हैं, और यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक निर्णय के बीच में होता है। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें कि वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। हमारे मूल अधिकार की विशेषता है एफआर की, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। ठीक, और इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताएं वाले भी होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए इसमें कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी होता है। और क्या कह रहा है कि ये न्यायोचित है और ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है मूल अधिकार का,
तब इस स्थिति में व्यक्ति अदालत जा सकते हैं और इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील लेकर जाएगा, डायरेक्ट भी जा सकता है। आगे देखिए और क्या कह रहा विशेषताओं में कि ये मूल अधिकार जो है स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी भी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा होगा और यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है और मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। और कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में इनके प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है और अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। तब जैसे अभी कोविड-19 के दौर पर देखे थे सब कुछ, ऐसा कोई इमरजेंसी हो तो, और इन्हें सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार से वर्णित है। एक्चुअली कोविड के बाद बारे में कि ऐसी इमरजेंसी थी, पूरा वैश्विक आपदा थी, तो जो पूरा बंद हो गया था कि कहीं नहीं, केवल टाइम से खुलेगा उसी टाइम, उसके अलावा जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीजें। ठीक, आगे देखिए। और अनुच्छेद 31 का यानी संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इसके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं और 31 ख एवं अनुच्छेद 31 ग में इस सब में भी है। 31 ख क्या है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। ये हमारे मूल अधिकार की विशेषताएं हैं। और ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो और फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असमान परिस्थितियों में लगाया जाता है अनुच्छेद 34 के तहत और यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न होता है। ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है और ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा। तो आज का टॉपिक था जो यहीं पे समाप्त होता है। मूल अधिकार का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आज आप लोगों को बताया। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसे फॉलो कर लेंगे, यानी अकेडमी का प्रोफाइल लिंक इसे भी फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक क्लास रोजाना 1-2 बजे से होती है। इसमें फिर अगला जो टॉपिक है, अब जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, क्या कैसे एक एक करके, क्योंकि मूल अधिकार का टॉपिक थोड़ा लंबा है तो तकरीबन 4 से 5 क्लासेस में लगेंगी। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।